एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, जो कि एक इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो अपने YouTube चैनल में हम सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम लोग डेली 7:30 बजे जुड़ते हैं, आज थोड़ा सा लेट है, कोई नहीं, आप बने रहिए वीडियो में। और इस वीडियो में ध्यानपूर्वक इस लेसन के बारे में हम समझते हैं। और इस जो चैप्टर का नाम विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन है, तो हम देखेंगे कि विश्व की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है और उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। एक एक फैक्ट इससे संबंधित पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हैं कि विश्व की जलवायु का जो अध्ययन है वो जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जनिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है और जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति, यानी कोपेन की जो है जलवायु वर्गीकरण की पद्धति। तो यानी कोपेन की जो जलवायु है उनके अनुसार इस पद्धति को समझते हैं। बी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण को एक अनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है और कोपेन ने वनस्पति की वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान उन्होंने तापमान तथा वर्षा के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति की वितरण से संबंध स्थापित किया है और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया है। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक अनुभाविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु को सामूहिक एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित एवं कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। यानी उन्होंने क्या किया था, छोटे अक्षरों का प्रयोग करके आरंभ जो सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की पद्धति आज भी प्रचलित, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कब किया था, 1918। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूहों एवं उनकी विशेषताओं को इस श्रेणी में देखेंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे उन्होंने जो जलवायु को इन्होंने पद्धति में वर्गीकरण किया है। जैसे सबसे फर्स्ट देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय, इसका अगर लक्षण देखते हैं कि सभी महीनों का औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। कहां पर, उष्णकटिबंधीय। शुष्क जलवायु अगर हम देखें तो वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता अधिक होती है। कोष्ण शीतोष्ण की अगर बात करें तो सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान जो है वो 30 डिग्री से अधिक, किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु होता है। वहीं अगर हम बात करें शीतल हिमबंध जलवायु, तो वर्षा के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे रहता है। वही बात करते हैं शीत की, तो सभी महीनों का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। उच्च भूमि ये एक अलग है, जो कि ऊंचाई के कारण एक शीत होता है, उनके इस प्रकार से ये उन्होंने विखंडन किए हैं। लेकिन कोपेन ने जो है मुख्यतः 5 प्रकार की जलवायु का एक समूह निर्धारित किया हुआ है, जिसमें अगर हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय, शुष्क जलवायु,
उपोष्ण शीतोष्ण और शीत ऋतु और शीतल हिमबंजन। इस प्रकार से इन्होंने 5 किए हैं। देखते हैं कि बड़े अक्षर ए सी डी तथा ई आर्द्र जलवायु को तथा बी अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित किया है करता है। यानी जो ए बी सी डी ई जो है, ए बी सी डी और ई जो है वो कैसी हैं, आर्द्र जलवायु है। और जो बी अक्षर है यानी ए सी डी यानी बी अक्षर को छोड़ करके बाकी आर्द्र जलवायु वाले हैं, और बी अक्षर जो है वो शुष्क जलवायु को निर्धारित करता है। जलवायु समूह को तापक्रम और वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर उप प्रकारों में विभाजित किया गया, जिसमें कुछ छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित यानी अभिहित किया गया और शुष्कता वाले मौसमों के छोटे अक्षरों एफ एम डब्ल्यू और एस द्वारा इंगित किया गया है। इसमें एफ शुष्क मौसम के न होने को और एम जो है, एम का कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापमांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु को इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकार में बांटा जाता है, जिनके नाम है एएफ यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एएम यानी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु और एडब्ल्यू यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। देखते हैं कोपेन के अनुसार जो जलवायु के प्रकार हैं उनके हम समूह देखेंगे, फिर उनका प्रकार देखेंगे, फिर उनके कूट अक्षर देखेंगे और इनका लक्षण क्या होता है, यानी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय जो है वो किस प्रकार की वो जलवायु, आर्द्र जलवायु है। इसका प्रकार है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत 3 टाइप्स हैं, जिसको उन्होंने दर्शाया कि उष्णकटिबंधीय जो है वो एएफ से दर्शाया है, जो कि कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है इसमें। उष्णकटिबंधीय मानसून यानी एएम, जिसमें मानसून लघु शुष्क ऋतु, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क एडब्ल्यू जाड़े की शुष्क ऋतु। दूसरी देखते हैं वी नंबर शुष्क जलवायु। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी बीएसएच निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। यानी इसमें को इन्होंने 4 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट देखते हैं कोष्ण शीतोष्ण एवं मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसमें 3 है, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय, भूमध्य सागरीय, समुद्री पश्चिमी तट। बात करते हैं डी नंबर में शीतल हिमबंध जलवायु। इनको 2, आर्द्र महाद्वीपीय, उप उत्तर ध्रुवीय और शीत जलवायु, टुंड्रा ध्रुवीय हिमटोपी, उच्च में उच्च भूमि, जिनको एच से प्रदर्शित किया गया। टुंड्रा को ईटी से, ध्रुवीय हिमटोपी को ईएफ से, आर्द्र महाद्वीप को डीएफ से और उप उत्तर ध्रुवीय को डीडब्ल्यू। इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग उसमें प्रदर्शित किया। सबसे पहले हम देखते हैं समूह ए में उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। यानी उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है कहाँ पाई जाती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के उद्ध्रव तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र की उपस्थिति के उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु को प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका तथा बेसिन, अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापमान नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन पाए जाते हैं।
यानी इसमें जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो जलवायु है उसमें 30 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून। उष्णकटिबंधीय मानसून को हम EM के नाम से जानते हैं, और जैसा कि ये आर्द्र जलवायु थी तो इसे हमने एप के नाम से जाना था। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारत उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायु विवरण भारत भौतिक पर्यावरण NCERT 2006 में दिया गया है। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जिसे हम AW के नाम से प्रदर्शित करते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AF प्रकार के जलवायु प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिणी में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिम भाग में शुष्क जलवायु के साथ, पूर्वी भाग में CF तथा CW प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत विस्तृत AW जलवायु तथा दक्षिण अमेरिका के स्थित दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोलिविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान तथा मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा AF तथा AM जलवायु प्रकार की अपेक्षा काफी कम तथा विचरणशील आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण लंबी होती है। तापमान वर्ष जो यहाँ पे वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापमान तक सर्वाधिक होते हैं। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती हैं। देखते हैं आगे दूसरा समूह, बात करते हैं शुष्क जलवायु की। शुष्क जलवायु जो कि एक अत्यंत न्यून वर्षा होती है, जो कि पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो विषुवत वृत्त से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों के बीच विस्तृत, 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उपोष्णकटिबंध उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है, जहां तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र, विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत और तटीय भागों में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती। शुष्क जलवायु को स्टेपी तथा आर्द्र शुष्क जलवायु, जिसे हम BS, और मरुस्थल जलवायु BW में विभाजित किया जाता है। इसे आगे अगर हम देखें तो 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी यानी BSH और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BHW में बांटा जाता है। 35 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी यानी BSK तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल BW में विभाजित किया जाता है। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BHW जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय जो है मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है, जो विरल
घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है और मसलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है और ठंडी धाराओं में तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा का एक आम बात है। यानी अगर हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को एक उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कोस्ट शीतोष्ण की, जिसको हम मध्य अक्षांशीय के नाम से जानते हैं, और इसे हम उस समूह में अगर बात करें तो इंग्लिश के कैपिटल अक्षर सी से प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं किसमें कि कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, जिसका 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु, कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय, अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण। CWA भूमध्य सागरीय। CS आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय, अर्थात शुष्क ऋतु को अनुपस्थित तथा मृदु शीत ऋतु। CFA समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु CFB के नाम से प्रदर्शित किया गया। बात करते हैं आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु CWA, यानी आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह जलवायु AW जलवायु जैसी ही है, केवल इतना अवसाद इसमें सदियों तक तापमान कोष्ण होता है। अब बात करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की, जिसमें को हम CS के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 अक्षांशों के बीच आगे देखेंगे कि उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है और मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण हैं। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय यानी उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं, और इस प्रकार की जो उष्ण शुष्क एवं गर्मियां तथा मृदु वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषता हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये कोपेन की जलवायु का एक वर्गीकरण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसे हम CFA के नाम से प्रदर्शित करते हैं। आर्द्र आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस प्रदेश में वायु राशियां प्रायः अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष भर वर्षा करती हैं।
यह जो जलवायु है यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर से के बीच रहती है और ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझा और शीत ऋतु एवं वाताग्रीय वर्षा सामान्य विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में यह 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर यहाँ पर बहुत कम होता है। अब बात करते हैं समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु, जो कि CFB के नाम से जानते हैं। समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों और भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। यहाँ पर औसत तापमान देखें तो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों से देखें तो 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। अब हम बात करें कोपेन के जो अगला है जलवायु वर्गीकरण शीत हिमबन जलवायु, जिसको अगर हम देखें तो यहाँ पर 40 डिग्री से 70 अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीप क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्होंने दो प्रकार की जलवायु को विभक्त किया, यानी DF आर्द्र जड़ों से युक्त ठंडी जलवायु और DW जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। अगर हम देखें DF यानी आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, यहाँ पर क्या है ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक उग्र होती हैं। अगर हम वही बात करें DW की शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, जो कि शुष्क एवं जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं। यहाँ का अगर वार्षिक वर्षा कम होती है, जो कि इसका 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट आता है ध्रुवीय जलवायु ई, जिसे हम ई के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इनका ध्रुवीय जलवायु यानी 70 डिग्री अक्षांश से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इसमें दो प्रकार की होती है, जैसे टुंड्रा जिसे हम ET बोलते हैं, हिमटोपी जिसे हम EF के नाम से जानते हैं। टुंड्रा जलवायु क्या होती है कि टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। यह स्थायी तुषार का प्रदेश है, जिसमें आर्द्रभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है और लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि अधिक लंबी होती है। बात करते हैं अब हिमटोप जलवायु, जो कि EF यानी हिमटोप जलवायु ग्रीनलैंड में अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। अगर यही देखें तो अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेटियो स्टेशन पर भी यह जलवायु पाई जाती है। अब बात करते हैं उच्च भूमि की जलवायु, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। उच्च भूमि जलवायु भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन आता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। अभी तक हमने कोपेन का एक वर्गीकरण समझा, जलवायु कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव किया जा रहा है। आपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी से जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे होंगे, जो कि कई प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें अगर हम कहें भू आकृतिक लक्षण, विशेषता, ऊंचाइयों, यानी इस प्रकार से इनमें अंतर हमें देखने को मिलता है।
बात करते हैं भारत में आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते रहते हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से, यानी ध्यान समझे, ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है वो राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। लेकिन ईसा से 3000 से 17 से पूर्व यह यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से 1700 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व यह क्षेत्र जो हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था और शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई हैं। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल में कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन तथा सेल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी और प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अगर देखें तो वर्तमान अंतर हिमयुग जो है वो 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अगर हम देखें तो अभिनव पूर्व काल में जलवायु, सभी कालों के जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी के 90 दशक के चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व के सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया था। कब? 1990 के दशक। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश यानी 1967 से 1970 के दौरान आया एक विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे हम धूल का कटोरा कहा जाता है, यानी 1930 में भीषण सूखा पड़ा था और जिसमें फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों का प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी के उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे और यूरोप का सन 1550 से 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया था। 1885 से 1940 का तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी पाई गई और 1940 के बाद तापमान वृद्धि की दर जो है वो घटी हुई थी। अब जलवायु परिवर्तन के कारण देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं। एक खगोलीय सिद्धांत मिलेकोविच दोलन, यानी एक खगोलीय सिद्धांत है जो कि है मिलेकोविच दोलन है, जो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुभव लगाता। कौन? मिलेकोविच दोलन। किसके बारे में? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट या पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रमुख जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम बात करें, ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को कम कर देते हैं। हाल में हुए एक पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का जो औसत तापमान है कुछ हद तक गिर गया था। चलिए अब हम बात करते हैं भूमंडलीय ऊष्मन। भूमंडलीय ऊष्मन क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण
वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है और वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का पारपोषण यानी पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है और वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल की तापन करने वाली प्रक्रियाओं में सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे हम कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द का एक समयानुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी और सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगे के लिए अपारदर्शी। इस प्रकार की कांच अधिकतर विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंग वाले विकिरण को कांच के घेरे से यानी कांच के घर से बाहर जाने से रोकता है। इसमें ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक होता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजों खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है और ग्रीन हाउस प्रभाव एक अन्य उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैसें यानी जिसे हम CHGS के नाम से जानते हैं, वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3। कुछ अन्य गैसें जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करते हैं। यानी जो ग्रीन हाउस की जो मुख्य गैसें हैं वो हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3। कुछ अन्य गैसें जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सब क्या है एक ग्रीन हाउस की प्रमुख गैसें हैं जो कि एक प्रतिक्रिया करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं और समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी में वायुमंडलीय तंत्र में उभरने में उतना अधिक समय लगता है। वायुमंडल वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक साधारण कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों जैसे तेल, गैस एवं कोयला के दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग परिवर्तनों में कारण के कई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है और अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों में सम्मिलित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0 से 0.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। इसमें पराबैंगनी किरणें
पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में बाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन के साद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। यहाँ छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें सभी महत्वपूर्ण जैसे कियोटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी। सन 2005 में प्रभावी हुए इस उद्घोषणा का 141 देशों में अनुमोदन किया गया और कियोटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को, यानी फिर से हम इसको देख लेते हैं इस पॉइंट को, वायुमंडल में यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कियोटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी। सन 2005 में प्रभावी हुए इस उद्घोषणा का 141 देशों के अनुमोदन किया गया और क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को प्रबद्ध किया कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर पर वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय ऊष्मन को आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। यानी पृथ्वी के धरातल के निकट जो है वो वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई दी। 20वीं में शताब्दी में सबसे अधिक तापन दो अवधियों में हुआ है, 1901 और 44, 1977 से 99। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ, जो कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिन्हित था। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन जो है वो 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए। तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था और 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म जल अंतिम दशक में दर्ज किया गया था। सन 1998 में संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। यानी इसमें इस लेसन में जो जलवायु थी, जो कि कोपेन की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इनका वर्गीकरण जो है वो महत्वपूर्ण है और जिस लेसन में हमने अच्छे से देखा। तो इनका पहला प्रश्न देखते हैं कि कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दशा आह्र्यक है? सभी महीनों में उच्च वर्षा, सबसे ठंडे महीनों का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सभी महीनों की औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे।
तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी घ नंबर, 1 मिनट देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ग नंबर, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है अनुप्रयुक्त, व्यवस्थित, जनिक, एक आनुभाविक। तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, वो एक जनिक किया जा सकता है। भारतीय प्रायद्वीप में अधिकतर भागों की कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, यानी भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, यानी भारतीय मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु को हम घ नंबर यानी AM के नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो सबसे जो गर्म साल था 1998, ख नंबर करेक्ट है। नीचे दिए गए जलवायु के समूह में कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है, यानी ABCE, ACDE, BCDE और ACDF। इसका करेक्ट आंसर है ख नंबर, यानी ACDE। ये सब हमारे जो हैं वो एक आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा बी होगा वो बी नंबर जो कि शुष्क प्रदेशों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया और इससे बनने वाले प्रश्नों को देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम इस वीडियो से विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।